हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है वो चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। उसमें में से एक क्राइटेरिया री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी है और बाकी सारे क्राइटेरियाज़ के लिए अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सारे क्राइटेरियाज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्राइटेरिया क्या कहता है, जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। प्रोफेसर गैलेंसन एंड लेबनस्टीन प्रोपाउंडेड री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन 1955। ये दो बंदे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, एक तो गैलेंसन और लेबनस्टीन, उसकी अपनी काफ़ी थ्योरीज हैं। तो उन्होंने री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया दिया था 1955 में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्राइटेरियन ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ, रेट ऑफ सरप्लस क्राइटेरिया एंड क्राइटेरियन ऑफ मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कोशेंट। तो ये इसके 3-4 नाम है, ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब ये कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू रेज कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। तो इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद ये है कि पर यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ाना ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज एक्सपेक्टेड टू राइज along with the rise in output per capita। अगर हम पर यूनिट ऑफ लेबर को अच्छी मशीन, अच्छी क्वालिटी की मशीन, ज़्यादा मशीनें देते रहेंगे तो एक तो वो काम ज़्यादा करेगा, ऊपर से उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड एम एट रेजिंग द प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो हर एक बंदे के पास जो कैपिटल है वो बढ़ जाए। ठीक है, कैपिटल बढ़ेगी, वो बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये थ्योरी कंक्लूड क्या करती है? ये कहती है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, उस हिसाब से करो, उन जगह पे करो जहाँ पे लेबर को पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ जो कैपिटल है लेबर की वो बढ़नी चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज री इन्वेस्टेड। ये तभी पॉसिबल है जब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट कमाएंगे वो फिर से री इन्वेस्ट कर दें। एनुअल री इन्वेस्टमेंट इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर टाइम। तो अगर एनुअल री इन्वेस्टमेंट का रेट देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हायर रेट ऑफ ग्रोथ तभी हो सकेगा जब जो प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा है वो एंटरप्रेन्योर्स फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे। फॉर री इन्वेस्टमेंट इट इज़ एसेंशियल दैट प्रॉफिट्स कॉन्स्टिट्यूट अ हायर प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेज कॉन्स्टिट्यूट अ लो प्रपोर्शन। मतलब अगर नेशनल इनकम का हिस्सा देखा जाए तो ज़्यादा हिस्सा किसका होना चाहिए? प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट ज़्यादा से री इन्वेस्ट होगा तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो वेजेस हैं उसका जो हिस्सा है, उसकी जो प्रपोर्शन है वो कम होनी चाहिए, परसेंटेज कम होनी चाहिए नेशनल इनकम में, और जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स शुड बी मोस्ट सूटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो टेक्निक्स हैं वही करनी चाहिए, मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, वही एक बात घुमा घुमा के। ठीक है। दिस टेक्निक शुड रेज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर विद हायर सरप्लस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो फिर से वही बात कि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी लेबर की। इवन इन लेस डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज, LDCs मतलब लेस डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज, facing the scarcity of capital intensive techniques should work better फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट। तो ये कहता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। If labor intensive techniques are adopted, the efficiency of labor remains low and little surplus is generated for reinvestment। उनका ये मानना था कि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो काम ही बहुत कम होगा, तो सरप्लस जनरेट नहीं हो पाएगा, तो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट तो कम ही होगी ना। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड रिजल्ट इन लो रेट ऑफ ग्रोथ। तो जब लो लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करेंगे एफिशिएंसी कम होगी, प्रॉफिट कम होगा तो री इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा, और जब री इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे तो ग्रोथ रेट ही इकोनॉमी का लो रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू गैलेंसन एंड लेबनस्टीन, सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शुड नॉट बी टेकन एज द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। उनका ये मानना था कि जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसको फोकस में नहीं रखना। इंस्टेड मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कोशेंट शुड सर्व एज अ बेटर क्राइटेरियन। उनका ये मानना था कि मार्जिनल पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोशेंट के पर बंदा अवेलेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, वो चीज़ फोकस करनी है। ठीक है, पर बंदा कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ी है उस चीज़ को फोकस करना है, ना कि ये देखना है कि पूरे के पूरे समाज का और सोशल की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। ठीक है, जैसा पहली थ्योरी में कहा गया था। द क्राइटेरियन thus emphasizes that best allocation of resources is achieved by equating the marginal reinvestment quotient of capital on the various alternative uses। तो मतलब जब हम ये जो मार्जिनल री इन्वेस्टमेंट कोशेंट है ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे लगा के देखिए, मतलब 10 जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसका मार्जिनल री इन्वेस्टमेंट कोफिशिएंट हाई होगा या कोशेंट हाई होगा वहीं पे पैसा लगाना चाहिए। मार्जिनल री इन्वेस्टमेंट कोशेंट, जिसको MRQ भी कहा गया है, मे बी
estimated by deducting net consumption per worker from net productivity per worker। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया MRQ का, नेट प्रोडक्टिविटी पर वर्कर के, पर वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या है, माइनस नेट कंजम्पशन पर वर्कर के, पर वर्कर की नेट कंजम्पशन क्या है, इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास MRQ मतलब मार्जिनल रीइन्वेस्टमेंट कोशेंट आ जाएगा। टू फाइंड आउट द investable surplus of a country, Galenson and Lebenstein have used the following formula। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, R is equals to small p minus small e into small w divided by c। R क्या है, इन्वेस्टिबल सरप्लस के जो भी उन्होंने सरप्लस जनरेट किया, P क्या है, आउटपुट पर मशीन के एक मशीन कितना काम करती है, माइनस ई क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स पर मशीन के एक मशीन पे के कितने बंदे चाहिए एक मशीन के ऊपर, W है रियल वेजेस एंड C है कॉस्ट ऑफ मशीन्स। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिबल सरप्लस निकालने का। अबव इक्वेशन शोज दैट टू इंक्रीज द इन्वेस्टिबल सरप्लस, अगर हमने R को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन ये जो स्मॉल p है, ये जो आउटपुट बनाया है, प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन पर मशीन है या आउटपुट पर मशीन है, बी इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो प्रोडक्शन अगर कॉस्ट ऑफ मशीन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। एंड रियल वेजेस ई इंटू डब्ल्यू जो है शुड बी मिनिमाइज्ड, मतलब जो कॉस्टिंग है वो मिनिमाइज करो और आउटपुट को मैक्सिमाइज करो। फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज, इट इज़ एसेंशियल दैट मार्जिनल री इन्वेस्टमेंट कोशेंट, जिसको MRQ भी कहा गया है, इज द मैक्सिमम। तो MRQ की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड that the investment should be so allocated across its different uses that the rate of capital formation is maximized। तो दूसरी तरफ से हम ये भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऐसी ऐसी जगह पे लगाना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाए, और वो तभी बढ़ेगा जब MRQ की वैल्यू ज़्यादा होगी। For this, it is essential that the capital intensive technique of production should be adopted। तो मतलब capital intensive technique से काम करना चाहिए और labor intensive technique से काम नहीं करना चाहिए according to this theory। Because compared to labor intensive technique of production, capital intensive technique of production yields highest marginal reinvestment quotient। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो MRQ की वैल्यू कम आएगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो MRQ की वैल्यू ज़्यादा आएगी। फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, इट इज़ एसेंशियल दैट द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर किसी भी देश को तरक्की पे लेके जाना है तो जो लार्ज स्केल ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाले काम है वो पहले करने चाहिए। लेबेनस्टीन कॉल्स इट क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। लेबेनस्टीन ने यही कहा था, जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की थ्योरी दी थी वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, अगर आपको वो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन या क्राइटेरिया कुछ भी कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट द मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कोशेंट इज मैक्सिमाइज्ड। मतलब इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करो कि मार्जिनल MRQ ये जो है मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कोशेंट है ये ज़्यादा आना चाहिए। अब जैसे हर एक थ्योरी की कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होती है, इसकी भी क्रिटिसिज्म करते हैं। सम ऑफ द नोटेबल लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरियन आर एज अंडर। नंबर 1, रॉन्ग एजम्पशन। It is wrong to assume that high rate of reinvestment depends upon high rate of profit। ये wrong assume कर रहे हैं कि high rate of profit होगा तभी high rate of reinvestment होगा। अब profit हो गया और reinvest नहीं हुआ फिर। According to Professor A.K. Sen, high rate of growth does not entirely depend upon profitable इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। तो हाई रेट ऑफ ग्रोथ, जो कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स है उसी पे डिपेंड करती है। अदर थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कौन सी? डिस्पाइट हाई रेट ऑफ सेविंग्स per unit of capital, major part of the income may goes to consumption if propensity to consume of the workers increase। Simple words में अगर जो लेबरर्स हैं उनको तनख्वाह मिल रही है और वो कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो प्रॉफिट जा रहा है, प्रॉफिट होएगा तभी तो री इन्वेस्ट करेगा। अगर सारे के सारे री इन्वेस्ट करने बैठ गए और कंजम्पशन गिर गई तो फिर बना किसके ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन सच सिचुएशंस वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। जब लोग कंज्यूम करना ही बंद कर देंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ गई, अपनी तनख्वाह का ज़्यादा परसेंट सेव ही कर रहे हैं और कंज्यूम नहीं कर रहे, तो फिर तो फ़ायदा क्या हुआ, मतलब कमाने का भी, और मार्केट में सामान ही नहीं बिकेगा तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? सेकेंड, इट वायलेट्स सोशल वेलफेयर। दिस क्राइटेरियन वायलेट्स द सोशल वेलफेयर। ये क्या करती है? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देती है, प्रॉफिट के पीछे भागती है। इट अकॉर्ड सिग्निफिकेंस टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच माइट एग्रेवेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेक डिस्ट्रीब्यूशन मोर स्क्यूड विद
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये कहती है कि मशीनों से काम करो, अब जो अमीर होंगे वो तो और अमीर हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, ठीक है, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो फ्यू हैंड्स में रह जाएगी। ऑल दिस इज़ नॉट गुड फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी थ्योरी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल डीपनिंग इज़ नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल, कि हर एक वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें दे दो और अच्छी की क्वालिटी की मशीनें दे दो, ऐसा हमेशा डिज़ायरेबल भी नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू एज्यूम दैट कैपिटल डीपनिंग इज़ ऑलवेज इन एसोनेंस विद द आइडियल एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा कैपिटल डीपनिंग या एक लेबर को अच्छी से अच्छी मशीन दे दो, यही इसी से हमारा देश तरक्की कर जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट डेंसिटी ऑफ कैपिटल वुड ऑलवेज जनरेट हायर रेट ऑफ प्रॉफिट एंड द कॉन्सिक्वेंटली हायर रेट ऑफ सेविंग। तो इससे ये भी नहीं कह सकते कि इससे हमेशा हायर रेट ऑफ प्रॉफिट होगा और उससे हायर रेट ऑफ सेविंग बढ़ेंगे, ये मतलब इसमें आपस में कोरिलेशन नहीं है। अब और भी कई फैक्टर्स हैं जो इसको असर डालती हैं। इफ़ कैपिटल इज़ नॉट जुडिशली यूज्ड प्रॉफिट्स में इनफैक्ट फॉल। अगर कैपिटल को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट तो गिरने हैं। द क्रिटिक इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट with the deepening of capital per capita capital and production would of course increases, but per capita productivity of capital may fall, reducing the reinvestment कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल। तो अगर हमने किसी ऐसी जगह पे लगा लिया जहाँ पे हमने मशीनें तो खरीद ली मगर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की और जो कैपिटल की अपनी जो मशीन की प्रोडक्टिविटी है वो इतना ना बढ़ पाई, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा ज़ाया चला जाएगा। समझ की बात? तो उससे री इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी पे या कैपेसिटी पे भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में नॉट यील्ड लार्जर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में क्या पता इतना इन्वेस्टमेंट ही ना होता हो जितना लेबर इंटेंसिव पे होता हो, ठीक है ना। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अपना अपना व्यू है, उन्होंने उस हिसाब से क्रिटिसाइज़ कर दिया। द एजम्पशन ऑफ द थ्योरी that capital intensive industries would always yield larger reinvestment is also not very convincing, कि जो capital intensive techniques हैं वो इतना पैसा कमा पाती हैं कि वो reinvest कर पाएँ, ऐसा भी convincing नहीं है। According to Oshima and in Asian countries, there are higher rate of reinvestment in textile industries compared to iron and steel industries, while the latter are more capital intensive. अगर एशियन कंट्रीज़ पे देखेंगे तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर री इन्वेस्टमेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम आयरन एंड स्टील के देखेंगे उसके अंदर तो कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है, फिर भी उसमें री इन्वेस्टमेंट का रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। तो अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो ये वाली चीज़ तो ये थ्योरी को जो है गलत प्रूव कर देती है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है रॉन्ग एजम्पशंस रिगार्डिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम out of wages. Very important. Dr. Bright is of the opinion that assumption of this criteria that workers do not save. वर्कर सेव नहीं करेंगे ये भी गलत है। वर्कर सारा का सारा पैसा उड़ा देंगे और वो सारा का सारा पैसा उड़ के वो किसकी जेब में चला जाएगा? जो कैपिटलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जेब में चला जाएगा, ये भी गलत है। रियल वेजेस ऑफ द वर्कर्स इंक्रीज विद इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स इंप्रूव एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। जैसे जैसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कैसे? दिस क्राइटेरियन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड्स एडवर्स इफेक्ट ऑन the balance of payments in less developed countries depending upon more capital intensive technique of production. These countries have to make large import of capital goods from other countries, rendering their balance of payments as unfavorable. अब अंडर डेवलप कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए ये काम काफ़ी ख़राब हो जाता है। कैसे? अंडर डेवलप कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ क्या करती हैं, ये अगर मशीनों से काम करना है तो डेवलप कंट्री से मशीनें मंगानी पड़ेंगी, और अगर मशीनें मंगवाते हैं तो दिमाग से सोचो सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ख़राब ही हो जाएगा, करोड़ों रुपए दोबारा चले जाएंगे। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए मे बी ये सूटेबल ना हो। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्राइटेरियन प्लेसेस मोर इंपॉर्टेंस ऑन फ्यूचर कंजम्पशन, और फ्यूचर कंजम्पशन की बात करती है और प्रेजेंट की इतनी ज़्यादा बात नहीं करती। बट सोशली प्रेजेंट कंजम्पशन माइट बी मोर डिज़ायरेबल दैन द फ्यूचर कंजम्पशन। अभी की बात नहीं कर रही, फ्यूचर की बात कर रही है। इसके पीछे भी आप बुराई कर सकते हो, बुराई करनी है क्रिटिसिज्म में, और क्या करना है। 8th पॉइंट आ जाता है लेस यूजफुल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मे बी इतना यूजफुल ना हो। दिस क्राइटेरियन गिव्स
more importance to future, it is not much useful for countries with democratic system. क्यों? Any democratic country that ignores the welfare of the present generation might face trouble from its citizens. अगर वो प्रेजेंट की बात नहीं करेंगी तो फिर वोटें नहीं मिलेंगी, वोट्स नहीं मिलेंगी, तो फिर फ्यूचर में गवर्नमेंट कैसे आएगी? तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी आसानी से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी थ्योरी। तो ये थी पूरी की पूरी थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।